दोस्तों नमस्कार। लगता है केजरीवाल साहब के अच्छे दिन नहीं चल रहे। आज भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आया है जिसको सुनकर केजरीवाल साहब के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी शायद समाप्त हो गई हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक केजरीवाल साहब क्या सोचकर ईडी के समन इग्नोर कर रहे थे और अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकल रहा है एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स और जजमेंट आ रहे हैं जिसके कारण जो भी अपराधी हैं और खासकर जो ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए थे केस करने कि ईडी हमें अरेस्ट कर रही है, हमें एविडेंस नहीं दे रही है, हमें कोई अरेस्ट के कारण क्या है ये नहीं बता रही है, एक एक करके ये सारे निर्णय अनफॉर्चुनेटली जो पिटिशनर हैं उनके खिलाफ गए। बड़े वकील उनकी तरफ से पक्ष रख रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो रही है उसको उचित ठहराया है, उसको सही ठहराया है। कल ही हमने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने 8 बार ईडी का सम्मन इग्नोर किया था और बाद में जब ईडी उनसे पूछताछ करने उनके घर गई तो वो वहां से लापता थे और अल्टीमेटली ईडी को उनको अरेस्ट करना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद जब उन्होंने अपनी बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करी तो वहां से भी उनको मायूसी हाथ लगी। इसका मतलब यह है कि देश में अगर करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो कोर्ट्स भी नहीं चाहते कि किसी भी तरह से करप्ट लोगों को कोई रिलीफ मिले। अब केजरीवाल साहब तो पूरी जिंदगी ये बोलते रहे कि वो देश के सबसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं और 31 जनवरी 2014 को उन्होंने अपने पदाधिकारियों की एक सम्मेलन में 27 नेताओं की लिस्ट की घोषणा की थी और ये कहा था ये देश के सबसे करप्ट लोग हैं, हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आज 10 साल बाद उसी इंडी अलायंस के गठबंधन में उन्हीं 27 लोगों के साथ केजरीवाल साहब आज खड़े हुए नजर आते हैं। आज उनको कोई ऐतराज नहीं है कि इंडी अलायंस में वही के वही 27 नेता हैं जिनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। लेकिन आज की जो कोर्ट की कार्रवाई है वो क्यों केजरीवाल के लिए घातक है, आज मैं इसकी चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार ये अपील गई थी कि जिस तरह से ईडी अरेस्ट कर रही है उसका कोई औचित्य नहीं है। केजरीवाल साहब क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल साहब भी यही बोल रहे हैं कि जिस तरह से ईडी सम्मन भेज रही है वो गैर कानूनी है। दोस्तों, वो गैर कानूनी है या सही है इसका फैसला कौन करता है हिंदुस्तान में? अदालतें या जो एजेंसी इशू करती है वो, या जो सस्पेक्ट है या जिसको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है वो? कौन डिसाइड करेगा कि जो सम्मन है वो गैर कानूनी है? पहली बात तो केजरीवाल साहब शायद कोर्ट की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और बार बार ये कहना कि ये गैर कानूनी है इसलिए वो हाजिर नहीं होंगे, इसका मतलब वो खुद ही देश के कानूनों का एनालिसिस कर रहे हैं, उसका अपना निर्णय दे रहे हैं और अपने बचाव में उस गलत प्रक्रिया को अपना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी भी वकील ने जो भी केजरीवाल साहब को एडवाइज कर रहे हैं उन्होंने जाके कोर्ट में ये अपील दायर नहीं करी या कोर्ट की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं मांगा कि ये जो गैर कानूनी सम्मन है इनको रुकवाया जाए। अगर ये गैर कानूनी है तो न्याय व्यवस्था का सहारा केजरीवाल और उनके लॉयर्स की टीम ने क्यों नहीं लिया? आज बेसिक सवाल ये है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर केजरीवाल ने यह कहा है कि आपने मुझे कारण नहीं बताया कि आप मुझे किस हैसियत से इंक्वायरी के लिए बुला रहे हैं। देखिए दोस्तों, कानून बहुत क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई बार इस मुद्दे पे कहा है कि जब तक आपसे इंक्वायरी नहीं होगी, आपसे पूछताछ नहीं होगी, आपके सामने एविडेंस नहीं रखे जाएंगे, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं तो कैसे पता लगेगा कि आप गुनहगार हैं या नहीं है? हो सकता है कि वो सारे एविडेंस जो आपको दिखाए जाएं आप उनसे बहुत क्लियरली
बेगुनाह साबित हो तो आप गुनाहगार नहीं हैं। लेकिन अगर आपको वो एविडेंस दिखाए गए और आप अपने बचाव में कोई दलील नहीं दे पाए तो निश्चित रूप से फिर आप गुनहगार होंगे। ये बात, कॉमन सेंस की बात, केजरीवाल साहब को क्यों समझ में नहीं है? या तो उनके लॉयर्स ये कह रहे हैं कि देखिए आपका कुछ नहीं हो सकता, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि अब इनका इलाज आगे हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप इनको घर ले जाइए और घर में जाके बस दुआएं करिए। तो शायद केजरीवाल साहब के वकीलों ने भी उनको ये अल्टीमेटम दे दिया है कि देखिए अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, अब आपके ऊपर है कि आप किसकी दुआएं लेते हैं और कितना समय ईडी के चंगुल से बाहर रहते हैं। सूनर और लेटर कानून तो अपना काम करेगा ही, एक बात तो ये समझ में आती है। लेकिन जो दूसरी बात आती है वो ये कि क्या केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया जा सकता है? अगर कानून के हिसाब से केजरीवाल साहब गुनहगार हैं और एविडेंस उनके खिलाफ है, जैसा कि विजय नायर ने कहा कि हमने उनकी फेस टाइम से बात कराई और जो विटनेस हैं उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मेरा आदमी है, जैसा ये कहता है वैसा करो। साउथ ग्रुप ने भी ये कहा कि केजरीवाल के भरोसे के बाद ही हमने 100 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की थी। तो जब ये सारे के सारे एविडेंसेस केजरीवाल के खिलाफ हैं तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो बेगुनाह है? तो एक मुद्दा तो ये आता है। लेकिन बात आती है जब अरेस्ट की, तो क्या ईडी को केजरीवाल को अरेस्ट करने से पहले बताना होगा कि वो उनको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप तक लाता रहता हूं। आज 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिव्यू पिटीशन आया था कि जब ईडी ने हमें अरेस्ट किया तब उन्होंने ये नहीं बताया कि किस कारण से उन्होंने अरेस्ट किया है। यह जजमेंट पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था कि अगर आपको ईडी अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने से पहले या अरेस्ट करते समय आपको कारण बताना जरूरी नहीं है। जैसे ही आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने स्पेशल कोर्ट में जब पेशी दी जाएगी, उस समय 24 घंटे के अंदर या पेशी के समय, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे में आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है। तो अगर आप जब मजिस्ट्रेट के सामने ले जा रहे हैं और वहां जो चार्जेस हैं जिसके तहत आपने अरेस्ट किया है, उसकी कॉपी आप उस व्यक्ति या उसके वकील को दे सकते हैं जिसको आपने अरेस्ट किया है। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल साहब को जब अरेस्ट किया जाएगा उस समय भी ईडी को यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस आदेश के खिलाफ उन्हीं एक इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके खिलाफ यह सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्णय दिया था, उसके बाद उन्होंने रिव्यू पिटीशन दिया कि नहीं, ये शायद सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है, इसको दोबारा रिव्यू करना चाहिए। तो दोबारा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसके हिसाब से बहुत क्लियर उन्होंने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, ये कह के कि इस पूरे एनालिसिस के पीछे जो भी वकीलों ने दलील दी है कोई आधार नहीं है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट का जो कानून है उसमें बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है और एज सुन एज पॉसिबल आपको कारण बता दिए जाएंगे। एज सुन एज पॉसिबल कारण बहुत सिंपल है कि 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे में जब आप एक अरेस्टेड व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं तो मजिस्ट्रेट का काम है ये पूछना कि आपने इस व्यक्ति को किस आधार पे अरेस्ट किया। क्योंकि भारत का संविधान क्या बोलता है दोस्तों, वो ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से अरेस्ट नहीं कर सकते। ये उसकी फ्रीडम ऑफ, जो राइट्स ऑफ फ्रीडम है, उसके फंडामेंटल राइट है। जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आपके पास कारण होना चाहिए और ये कारण मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि क्या ये कार्रवाई सही है या गलत। इसका मतलब ये है कि जो पीएमएलए एक्ट में जो सेक्शन 19 है, जो समन इश्यू हुआ था दोस्तों, वो हुआ था सेक्शन 50 में। जब केजरीवाल साहब या किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो वो होगा सेक्शन 19 में। और सेक्शन 19 की लैंग्वेज क्या कहती है कि एक्यूज्ड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एज सून एज मे बी। एज सून एज मे बी, नॉट बिफोर अरेस्ट। लैंग्वेज कानून में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि ये बात इंपॉर्टेंट है। साथ में उन्होंने कहा कि विदाउट अवॉइडेबल डिले और विद इन रीजनेबली कन्वीनियंट और रीजनेबली रिक्विजिट पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि पीएमएलए ये बोले कि देखिए सर, ये एविडेंस हमें मिल गए हैं, हम और कुछ एविडेंस कोरोबोरेट करके आपके सामने पूरा केस रख रहे हैं, हमें 24 घंटे की मोहलत और दे दी जाए या 1 हफ्ते का टाइम और दे दिया जाए, जो भी कन्वीनियंट होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये बात बहुत ही क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लैरिफाई कर दी है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर कल केजरीवाल साहब के खिलाफ ईडी उनके घर जाके उनको अरेस्ट भी करके लाती है तो कोई जरूरी नहीं है कि उससे पहले उनको नोटिस देना है। अब इसका मतलब यह है कि अगर आज केजरीवाल साहब ने सम्मन रिजेक्ट कर दिया या नहीं गए, इसका मतलब यह नहीं है कि वो गिरफ्तारी से बच गए। ईडी के अधिकारी जाके केजरीवाल को उनके घर से अरेस्ट करके भी ला सकते हैं और उस समय कारण बताना भी कोई जरूरी नहीं होगा, क्योंकि इनको 5 बार सम्मन भेज दिया गया है और इनको अपनी बात रखने का पूरा मौका 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार दिया गया है। और अगर केजरीवाल साहब ईडी के सामने आके अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो कानून के हिसाब से, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, अधिकारियों के पास ये पूरी पावर है कि आप कानून को लागू करवाने में जो भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो आदमी को अरेस्ट करना पड़े, चाहे उसकी प्रॉपर्टी को कुर्की करनी पड़े, यहां तक कि अरेस्ट करके आप उसको जेल में रख सकते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो। दुख की बात यह है कि जिस तरह से केजरीवाल साहब अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे और अपने बारे में यह कहते थे कि अगर एक बार एलिगेशन भी लग जाए तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, यहां तो 5 सम्मन आ गए। इन्होंने उसके सामने अपनी पेशी रखने की भी जरूरत नहीं समझी। दूसरी तरफ ये कहते थे अगर आपके पास एलिगेशन है और आपके ऊपर अगर कोई चार्जेस हैं तो आपको राजनीति या पब्लिक लाइफ से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ संजय सिंह, जो भ्रष्टाचार में और जिसके बारे में पूरे के पूरे एविडेंसेस, साक्ष्य सामने आ गए हैं, कोर्ट ने इस बात को माना है, उनको जेल भेज दिया है, जमानत नहीं मिल रही है, उसको दोबारा राज्यसभा में नॉमिनेट करना, यह केजरीवाल साहब की राजनीति की पोल खोलती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि क्या अब जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है इन्वेस्टिगेशंस ने, एक झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, बाकी जगह भी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगला कदम ईडी का क्या होगा? क्या ईडी एक और सम्मन भेजेगी या जिस तरह से शिबू सोरेन को अरेस्ट किया है उस तरह से जाके जो ईडी के अधिकारी हैं वो केजरीवाल साहब के घर पहुंचेंगे, उनको पूछताछ के लिए परमिशन मांगेंगे या उनके घर जाएंगे और अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनको अरेस्ट करके अपने साथ लेके आएंगे। उसके बाद निश्चित रूप से केजरीवाल साहब और उनके वकील जाके कोर्ट में गुहार करेंगे कि हमें मुक्ति दी जाए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या केजरीवाल साहब को रिलीफ मिलेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील यही जाएगी कि जिस तरह से बार बार हमने इनको मौका दिया है अपनी बात रखने का और ये हर बार गायब हो जाते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, अगर हमने इनको छोड़ दिया तो पूरा केस, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 से 8 महीने के अंदर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म करें, क्योंकि 30 अक्टूबर का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट का ही है, जब उन्होंने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन के समय ये कहा था कि आप 6 से 8 महीने में इस केस को खत्म करें। अगर केजरीवाल साहब एक इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट हैं और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं और उन मंत्रियों के मुखिया हैं जो जेल में हैं, तो बगैर केजरीवाल साहब के बयानों के ये केस कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों, देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या केजरीवाल साहब कानून का साथ देते हैं या कानून से भागते हैं और कब तक भागेंगे? क्या इस तरह के व्यवहार में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कोई लीनियंसी दिखाएंगे? आपका क्या विचार? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।